नमस्कार सभी बच्चों को। जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज में आज 12वें नंबर का टेस्ट है, जिसमें सरकार के अंग तुलनात्मक यानी सरकार के अंगों का अध्ययन है। टॉपिक का नाम सरकार के अंग है, जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका किन की? जैसे यूएसए की, ब्रिटेन की, फ्रांस की, इनकी कार्यपालिका, इनकी व्यवस्थापिका और इनकी न्यायपालिका। साथ ही संसदात्मक, अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है, इनके संबंध में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन थे, जिसमें से हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या है। आपका टेस्ट लगा, अच्छा लगा, आशा करता हूँ बढ़िया हुआ होगा। अब आप तैयारी के जुटे रहे हैं। वर्तमान दौर जो चल रहा है, अभी आपके एग्जाम का प्रेशर होगा, तो अभी आप एक काम जरूर करें, पढ़ें, पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस पे ज्यादा जोर दें, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छी मेहनत की, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो माइंड में आधी बातें रहेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब हम देखते हैं, पेपर आपने किया, फिर भी आपके आंसर की लगवा देता हूं मैं कि इसमें क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो था, यानी ब्रिटिश संसद है, ब्रिटिश संसद का निर्माण किन से मिलकर होता है? जैसे हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, ब्रिटिश संसद को याद रखना संसदों की जननी भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद क्या कहा जाता है? संसदों की जननी। तो इसलिए ब्रिटिश संसद है, सबसे पुरानी संसद है। इस संसद का निर्माण किन से मिलकर होता है? सम्राट, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। यानी वहां की जो संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी संसद है, ब्रिटेन में संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। और पार्लियामेंट के 3 अंग हो गए एक तरह के। वहां एक क्राउन हो गया, उच्च सदन लॉर्ड सभा को कहते हैं, निम्न सदन किसे कहते हैं? कॉमन सभा को। तो इन तीनों से मिलकर ब्रिटिश संसद बनती है। और एक बात याद रखिएगा, ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी भी कहा जाता है, ठीक है ना। दूसरा सवाल है लॉर्ड सभा, जो कि ब्रिटेन का उच्च सदन है। ब्रिटिश संसद उच्च सदन है। इसमें सदस्यों की श्रेणियां हैं कि ब्रिटिश जो संसद है, उच्च सदन, लॉर्ड सभा है। तो लॉर्ड सभा में जो सदस्य हैं, वो सदस्य कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? इसकी सदस्यों की श्रेणियां कितनी हैं? 3 श्रेणियां होती हैं। वहां की जो लॉर्ड सभा के सदस्य हैं, जिनमें जो सदस्य हैं वो 3 श्रेणी के होते हैं। और लॉर्ड सभा के सदस्यों को पीयर्स कहा जाता है, जिसमें एक श्रेणी आती है आजीवन पीयर्स, यानी जो कार्यकाल लाइफ टाइम होता है उनका। दूसरा होता है आर्क बिशप, यानी चर्च वगैरह जो आर्क बिशप है उनका हो गया। और तीसरा हो गया वंशानुगत। तो हमने देखा कि जो लॉर्ड सभा है, लॉर्ड सभा में सदस्यों की श्रेणियां कितनी हैं? 3 है। एक श्रेणी तो कौन सी होगी? आजीवन पीयर्स हो गया। एक क्या हो गया? आर्क बिशप, वो बिशप का हो गया। और तीसरा क्या हो गया? वंशानुगत, जो वंशानुगत चले आते, ठीक है ना। कॉमन सभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ब्रिटेन की संसद का निचला सदन है, जिसे कॉमन सभा कहा जाता है। और कॉमन सभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? और न्यूनतम आयु कितनी होती है? वहां की सदस्यता के लिए 18 वर्ष होती है। न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? 18 वर्ष होती है। जैसे हमारी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 25 वर्ष है। इसी तरीके से वहां होती है 18 वर्ष। अगला नंबर का क्वेश्चन जो है, देख पा रहे होंगे, वंस ए स्पीकर इज ऑलवेज ए स्पीकर कहा जाता है। किसके संबंध में कहा जाता है? स्पीकर यानी एक बार का हमेशा के लिए, यह कहा जाता है कॉमन सभा के स्पीकर के लिए। किसके लिए कहा जाता है? कॉमन सभा के स्पीकर को कहा जाता है। ब्रिटेन का जो संसद है, ब्रिटेन की, उसका जो निचला सदन है, कॉमन सभा कहा जाता है। और उसके स्पीकर को कहा जाता है एक बार का स्पीकर हमेशा के लिए, क्योंकि उसका कार्यकाल होता है सम्राट यानी सामग्री के प्रसाद पर्यंत, यानी क्राउन के प्रसाद पर्यंत उसका कार्यकाल होता है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? एक और अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ द हाउस पदवी प्रचलित है, यानी फादर ऑफ द हाउस किस देश में ऐसा कहा जाता है? और ये पदवी कहां प्रचलित है? कॉमन सभा में। कॉमन सभा कहां का सदन है? ब्रिटेन की संसद का निचला सदन है। और उसमें यह परंपरा प्रचलित है कि जो सदस्य सबसे ज्यादा बार जीत के आया हो, वर्तमान में सबसे ज्यादा बार सदस्य रहा हो, जो सबसे सीनियर, आयु के आधार पर नहीं, सदस्यता के आधार पर, उसे फादर ऑफ द
हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। ठीक है ना। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है, बेबी ऑफ द हाउस। बेबी ऑफ द हाउस शब्द भी कहां प्रचलित है? इसका जवाब भी आता है ब्रिटेन में सबसे कम उम्र के सांसद को क्या कहा जाता है? बेबी ऑफ द हाउस कहा जाता है। और सबसे ज्यादा बार जीत के आया हुआ वर्तमान सदस्य जिसे क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द हाउस कहा जाता है। अमेरिकी संसद, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने के संबंध में योग्यता होनी चाहिए। देखो आपको पता है अमेरिका में जो संसद है, अमेरिकी संसद को कहा जाता है कांग्रेस। क्या कहा जाता है? कांग्रेस। हमारे देश में संसद कहा जाता है, वहां की व्यवस्था पे कांग्रेस कहा जाता है, जिसके जो दो सदन होते हैं, एक सदन होता है प्रतिनिधि सभा और एक सदन होता है सीनेट। ठीक है ना। तो वहां का जो प्रतिनिधि सदन है वो निचला सदन है, लोअर हाउस होता है। उसका सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना जरूरी है? सबसे पहली योग्यता 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा होना जरूरी है। दूसरा 9 वर्ष अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो, 7 वर्ष अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो, उस राज्य का निवासी हो जहां से प्रतिनिधि बनना चाहता हो। और इसके संदर्भ में क्या से आएगा? सी आएगा। क्या उत्तर से आएगा? सी आएगा। यानी 25 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए, 9 नहीं 7 वर्ष से वो अमेरिका में रह रहा हो, नागरिक हो और उस राज्य का निवासी हो जहां से वह प्रतिनिधि बनना चाहता हो। तो ये योग्यता है जो सी इसका उत्तर हो गया। अगला सवाल, किस देश की सीनेट के सदस्यों, किस देश की सीनेट के सदस्यों और वहां के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भारतीयों को मताधिकार प्राप्त है? शाबाश, बहुत अच्छा सवाल है ये। और ये नहीं, हम जो भारत के नागरिक हैं उस भारत के नागरिकों को उस देश के सीनेट के सदस्यों को चुनने के लिए और वहां के राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार दिया गया है। और वो देश कौन सा है? फ्रांस है। क्योंकि जो हमारे पौंडीचेरी के पास के जो द्वीप हैं तो लगभग 5000 नागरिक ऐसे हैं जिन्हें फ्रांस के सीनेट के सदस्यों के और वहां के राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार दिया गया है। ठीक है ना। किस देश की विधायिका के उच्च सदन की सदस्य संख्या निम्न सदन की सदस्य संख्या से अधिक है? यानी व्यवस्थापिका को विधायिका कहते हैं, उसका उच्च सदन अपर हाउस और निम्न सदन लोअर हाउस। तो निम्न सदन से ज्यादा सदस्य संख्या अपर हाउस की है। जैसे इंडिया में निम्न सदन लोकसभा है, उच्च सदन क्या है? राज्यसभा। ऐसे अमेरिका का निम्न सदन क्या हो गया? प्रतिनिधि सभा। उच्च सदन क्या हो गया? सीनेट। तो ऊपरी सदन की सदस्य संख्या किसमें ज्यादा है? ब्रिटेन में है। क्योंकि ब्रिटेन का जो लॉर्ड सभा है उसकी सदस्य संख्या बाकी निम्न सदन से ज्यादा है। क्योंकि इसमें जो भी बताए 3 कैटेगरी के सदस्य बताए थे आपको। जैसे आजीवन पीयर्स होते हैं, उनकी संख्या लगभग 700 के लगभग उनकी संख्या है। आर्क बिशप वगैरह उनकी संख्या है 26 के लगभग, और वंशानुगत होते हैं तो उनकी संख्या ज्यादा हो गई ना वहां से निम्न सदन से। अगला, फिलिबस्टर युक्ति किस देश की विधायिका में प्रचलित है? ये किस देश की विधायिका में चर्चा के दौरान इस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है अमेरिका में। तो फिलिबस्टर कहां पे प्रचलित है? अमेरिका में प्रचलित है। अमेरिका के प्रतिनिधि सदन में गणपूर्ति होती है। क्या गणपूर्ति होती है अमेरिका के प्रतिनिधि सदन में? कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्य तत्कालीन सदस्य का 1/10, कुल सदस्य संख्या का बहुमत। गणपूर्ति का मतलब होता है कोरम, यानी सदन की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या गणपूर्ति कहलाती है। जैसे हमारे लोकसभा कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए तो अमेरिका में प्रतिनिधि सदन में गणपूर्ति होती है कुल तत्कालीन सदस्य संख्या का बहुमत। समझ में आई बात? यानी जो टोटल सदस्य संख्या है उसका बहुमत होगा, वो क्या है? गणपूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 12, किस सदन के सदस्यों के निर्वाचन में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पद्धति अपनाई जाती है?
निर्वाचन की पद्धति यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाई जाती है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किस देश की अपनाई जाती है? तो आपने कभी पढ़ा होगा, सुना होगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ये पद्धति किस देश के चुनाव में अपनाई जाती है? और ये अपनाई जाती है ब्रिटेन में भी और फ्रांस में भी, दोनों अपनाई जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? सी। जैसे आज हम बात करें हमारे देश की, हमारे देश में जो निर्वाचन की पद्धति, जैसे एक तो राष्ट्रपति के चुनाव की है, राज्यसभा सदस्यों का है, राज्य विधान परिषद है और उपराष्ट्रपति है, इनके लिए अलग आती है, लोकसभा है, विधानसभा है, उनमें भी ये अपनाई जाती है जो ब्रिटेन से ली गई। ठीक है ना? इसमें क्या होता है, वह उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है जो बाकी की तुलना में सबसे आगे हो। इसमें क्या होता है, कौन उम्मीदवार चुनाव जीतेगा? वह उम्मीदवार चुनाव जीतेगा जो बाकी की तुलना में आगे हो। जैसे हम देखते हैं हमारे लोकसभा विधानसभा चुनाव में क्या होता है, चाहे 10 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए हैं तो उन 10 उम्मीदवारों में वह उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है जो बाकी की तुलना में सबसे आगे हो। ठीक है ना? 13 नंबर का, किस विचारक ने द्विसदनीय व्यवस्थापिका का समर्थन करते हुए कहा कि 2 आंखों की अपेक्षा 4 आंखें सदा अच्छा देखती है? देखो, व्यवस्थापिका है, जैसे व्यवस्थापिका जो कानून निर्माण की काम करती है, तो व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हो या द्विसदनात्मक हो। कुछ विद्वान इसे एक सदनात्मक व्यवस्थापिका का समर्थन करते हैं और कुछ विद्वान द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का समर्थन करते हैं। तो यहां सवाल यह है कि कौन सा ऐसा विद्वान है जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का समर्थन करते हुए इसकी प्रशंसा की है कि 2 आंखों की अपेक्षा 4 आंखें सदा अच्छा देखती हैं, और ये कहने वाले कौन है? ब्लंट्सली है। निम्न में से किस देश की व्यवस्थापिका उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है? सबसे पहली बात है, ये वो देश हैं जिनमें व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक है। ये वो देश हैं सारे जिनमें व्यवस्थापिका क्या है? द्विसदनात्मक, जिसमें एक सदन निम्न सदन और एक सदन उच्च सदन। तो उच्च सदन का नाम क्या? सीनेट। किन किन देशों में कहा जाता है? और आपको यहां याद रखना है, इन सभी में उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इन सभी में व्यवस्थापिका के उच्च सदनों क्या कहा जाता है? सीनेट कहा जाता है। किस देश की व्यवस्थापिका के निम्न सदन को चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज कहा जाता है? और चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज किस देश की व्यवस्थापिका के निम्न सदन को? ब्राजील में और इटली में। तो ब्राजील व इटली में चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज कहा जाता है निम्न सदन को। किस देश की व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल 75 वर्ष की आयु तक अथवा त्यागपत्र देने तक होता है? कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस व इटली। यानी जो उच्च सदन है, उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल कितना होना चाहिए? 75 साल, या वो त्यागपत्र देना चाहे उस आयु तक हो। और ऐसा इसका जवाब का है, यानी कनाडा है। कनाडा के जो उच्च सदन है, उच्च सदन में सदस्यों कार्यकाल क्या रहेगा? या तो 75 साल तक रहेंगे, या फिर वो इच्छा से त्यागपत्र देना चाहे तो ये उनका कार्यकाल होता है। किस देश की विधायिका के उच्च सदन के सदस्यों कार्यकाल आजीवन होता है? आजीवन कहाँ है? ब्रिटेन में। आजीवन पीयर्स होते हैं ना, अभी बताया था आपको। जो उच्च सदन है लोकसभा, उसमें आजीवन पीयर्स होते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए कौन सी योग्यता पूरी करना अनिवार्य है? जन्मजात अमेरिका का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और 14 वर्ष से अमेरिका में लगातार रह रहा हो और प्रतिनिधि सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो ये किस देश के राष्ट्रपति के चुनाव में योग्यता होती है? अमेरिका में। और अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में योग्यता कौन कौन सी है? ये भी है, ये भी है और ये भी है। ये तीनों है, 1, 2 और 3। यानी ये उसके लिए योग्यता नहीं होती कि प्रतिनिधि सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता नहीं रखता, जैसा कि हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए होता है ना कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है।
किस देश में यह कहावत प्रचलित है, राजा मर गया राजा चिरायु है। यानी यहां दो बातें हैं, एक तो राजा मतलब व्यक्ति को और एक राजमुकुट यानी क्राउन को, इसको इंडिकेट कर रहा है। और ये कहावत कहां प्रचलित है, ब्रिटेन में। यानी राजा और राजमुकुट दो अलग अलग चीजें होती है। राजमुकुट एक पद होता है, तो राजा मर जाता है लेकिन फिर भी जिंदा रहता है, राजा मर गया राजा चिरायु है। तो ये ब्रिटेन में जैसे भी महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई तो वो उस महारानी की मृत्यु हुई है, क्राउन की नहीं हुई है, तो क्राउन तो हमेशा जिंदा रहता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा अमेरिका में यह प्रावधान किया गया कि नया राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ लेता है और यदि इस दौरान विजयी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा। ऐसा प्रावधान किस संशोधन के द्वारा किया गया? ऐसा प्रावधान 20वें संशोधन के द्वारा किया गया। तो अमेरिका में सामान्यतः परंपरा है कि राष्ट्रपति है वो 20 जनवरी को क्या लेता है, शपथ लेता है। किस देश में यह प्रावधान किया गया कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर किसी भी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? यानी उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति किसी को भी उपराष्ट्रपति बना सकता है। ऐसी परंपरा कहां है? अमेरिका में है। और ऐसा प्रावधान किया गया वहां 25वें संशोधन के द्वारा। तो 25वें संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अमेरिका में अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति किसी को उपराष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। निम्न में से किस देश में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई? तो यानी राष्ट्रपति बनने के लिए 18 वर्ष, जैसे भारत में 18 वर्ष की आयु किसके लिए जरूरी है? मत देने के लिए, मताधिकार के लिए 18 वर्ष का होना जरूरी है। इसी तरीके से राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 18 वर्ष का होना कहां बताया गया है? फ्रांस में बताया गया है। किस विचारक ने अमेरिका के उच्चतम न्यायालय को कांग्रेस का तीसरा सदन कहा? उच्चतम न्यायालय की भूमिका देखो, हमारे देश में न्यायपालिका और संविधान दोनों की सर्वोच्चता है, उनमें समन्वय स्थापित किया गया। संसद की सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय स्थापित किया भारत के संविधान में। लेकिन अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। और उच्चतम न्यायालय कांग्रेस का तीसरा सदन कहने वाला कौन विचारक है? लॉस्की है। लॉस्की ने अमेरिका की कांग्रेस उच्चतम न्यायालय कांग्रेस को तीसरा सदन कहा। किस देश के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल आजीवन होता है? वे अपने सदाचार पर्यंत पद धारण करते हैं। यानी न्यायाधीश जैसे हमारे देश में न्यायाधीश हैं, ऐसे किस देश के न्यायाधीश आजीवन कार्यकाल धारण करते हैं? और ऐसा जवाब मिलेगा आपको कहां मिलेगा? अमेरिका में। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आजीवन। ब्रिटेन में उच्चतम न्यायालय को गठन कब किया गया? ब्रिटेन में उच्चतम न्यायालय गठन 1 अक्टूबर 2009 में किया गया। 1 अक्टूबर 2009 से पहले वहां उच्चतम न्यायालय का प्रावधान नहीं था। संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन किया गया और संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 लेके आए और उसके द्वारा 1 अक्टूबर 2009 क्या स्थापित किया गया? ब्रिटेन में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया। निम्नलिखित में कौन सी संघीय सरकार की आवश्यक विशेषता है? संघीय यानी भारत में भी संघात्मक शासन है, तो इनमें से कौन सी विशेषता संघीय सरकार के लिए आवश्यक है? पहली विशेषता लिखित और सर्वोच्च संविधान, शक्ति विभाजन, नियंत्रण संतुलन की व्यवस्था। केंद्र और राज्यों में शक्तियों का इस प्रकार वितरण किया कि प्रत्येक एक दूसरे स्वतंत्र रह सकें और नागरिकों को मूल अधिकार प्रतिभूत है। तो इसमें संघात्मक शासन के लिए आवश्यक विशेषता कौन सी है? 1 और 3, यानी 1 और 3। देखो सिंपल सी बात है, शक्ति विभाजन तो सही है यहाँ, लेकिन नियंत्रण और संतुलन की जो व्यवस्था है ये अध्यक्षात्मक की आ गई। किसकी आ गई? अध्यक्षात्मक की। तो ये गलत हो गया, क्योंकि आधा तो सही है, शक्ति विभाजन तो है केंद्र राज्यों में 7वें अनुसूची से की है इसलिए, लेकिन ये केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा होता है, तो ये 1 और 3, तो इसका उत्तर 1 और 3 आ गया। निम्न में से किस एक समुच्चय में सभी संघीय राज्य हैं? यानी संघात्मक शासन वाले राज्य कौन कौन से जिनमें संघात्मक शासन है? और संघात्मक शासन वाले राज्य इसमें कौन कौन से आ गए?
अमेरिका आ गया, कनाडा आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, श्रीलंका, इनमें सब क्या है, संघात्मक शासन की व्यवस्था है। निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्था में द्विसदना किस एक का आवश्यक लक्षण, द्विसदनात्मक व्यवस्था होना किसके लिए है, संघीय व्यवस्था में। यानी व्यवस्थापिका है तो व्यवस्थापिका में द्विसदनात्मक, जैसे उच्च सदन को राज्यों का सदन कहा जाता है, उच्च सदन को क्या कहा जाता है, राज्यों का सदन, क्योंकि इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। तो संघीय विशेषता में क्या हो जाता है, राज्यों का सदन उच्च सदन होता है। अगला आपके लिए है संघीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। संघ में शासन के दो समुच्चय अस्तित्व में होते हैं और सत्ता विभाजन रहता है, लिखित संविधान होता है, और इसमें जवाब सही है, और एक और दो, दोनों है, क्योंकि दो समुच्चय स्थापित होंगे ना, केंद्र सरकार होगी और इकाइयां होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, और संविधान का लिखित होना जरूरी है। जब संविधान का लिखित स्वरूप होगा तो इन शक्तियों का दोनों में शक्तियां बटी हुई मिलेंगी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सरकार के बहुस्तर, संविधान में अधिकार क्षेत्र संबंधी विनिर्देश, वित्तीय स्वायत्तता के लिए संवैधानिक गारंटी, सरकार के विभिन्न सोपान विभिन्न नागरिकों पर शासन करते हैं। तो अनुच्छेद 30 में कौन सा संघवाद की विशेषता है, इनमें से कौन सी विशेषता है जो संघवाद की है। इधर ही बताता हूं मैं आपको, उधर तो ऑप्शन फिर लेंगे। तो आप ये बता दो संघवाद की विशेषता कौन सी है। सरकार के बहुस्तर है, इनमें से कौन सी संघवाद की विशेषता होगी। देखो आपको बताऊं मैं, सरकार के बहुस्तर सही बात है, होगी। केंद्र सरकार राज्य सरकार होंगे कि नहीं होंगे। संविधान में अधिकार क्षेत्र संबंधी विनिर्देश, संविधान में अधिकार क्षेत्र संबंधी विनिर्देश सही बात है, सबके अधिकारों का होगा। तीसरा, वित्तीय स्वायत्तता के लिए संवैधानिक गारंटी, ये भी सही है, लेकिन सरकार के विभिन्न सोपान है, विभिन्न नागरिक तो एक ही है ना, चाहे राज्य का नागरिक हो और चाहे कोई भी हो, तो नागरिक एक है। तो ये 2 और 3, ये तीनों सही होगी। निम्नलिखित में से कौन सा रूप अथवा व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था से मेल खाती है। अध्यक्षात्मक, संसदीय शासन प्रणाली, न्यायिक पुनरावलोकन, कौन सी इनमें व्यवस्था है जो अध्यक्ष एकात्मक शासन से मेल खाती है। इसमें क्या जवाब आएगा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था ऑप्शन में क्या आएगा, देखो एकात्मक के लिए, एकात्मक के जैसे एकात्मक ब्रिटेन में है, तो संसदीय शासन प्रणाली वहां पे है, संसदीय शासन प्रणाली है, तो अध्यक्षात्मक न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जरूरी है या नहीं है, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन का किसके लिए आ जाता है, ये संघात्मक के लिए आ जाता है। किसके लिए आ जाता है, ये संघात्मक शासन प्रणाली के लिए आ जाता है। तो इसमें 1 और 2 संसदीय और अध्यक्षात्मक है। तो एकात्मक शासन प्रणाली में संसदीय होगी और अध्यक्षात्मक होगी। तो न्यायिक पुनरावलोकन तो संघात्मक में हो गई ना, तो अध्यक्षात्मक भी हो सकती है, संसदात्मक भी हो सकती है। तो 1 हो गया इसमें। अगली बात, एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का तात्पर्य क्या होता है। आप हमारे देश में जो निर्वाचन क्षेत्र है, तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से मतलब क्या हो जाता है, यानी एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जो केवल एक प्रतिनिधि निर्वाचित करता हो, यद्यपि वहां अनेक प्रत्याशी हो सकते हैं। सही बात है, हमारे जैसे राजस्थान से 25 लोकसभा क्षेत्र हैं, तो एक क्षेत्र से एक ही तो चुन के जाएगा ना, प्रत्याशी कितने भी खड़े हों। तो इसका जवाब क्या हो गया, सी हो गया। एक संसदीय कार्यपालिका का अर्थ है, कार्यपालिका जहां एक संसद है, संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका, जहां संसद कार्यपालिका के समान कार्य करती है, कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर करती है। इसका जवाब क्या होगा, मतलब एक संसदीय कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका
सही बात है। निर्वाचित कार्यपालिका, जहां संसद कार्यपालिका समान कार्य करती है, कार्यपालिका जो संसदीय बहुमत के समर्थन पर निर्भर करती है, तो इसमें से क्या सही हो गया? उपरोक्त सभी हो गया। क्योंकि हमारे देश में देख लो, कार्यपालिका है, संसद द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कि नहीं होता? कार्यपालिका और व्यवस्था पे कार्य भी होते हैं। भारत के संदर्भ में संसदात्मक व्यवस्था का महत्व इस बात में है, किस बात में है? हमारे देश के संदर्भ में आपात स्थिति प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान करती है। सही बात है। आपातकाल में होता है कि नहीं होता? अधिक उत्तरदायित्व प्रदान करती है और कार्यपालिका उत्तरदायित्व का आकलन दैनिक और आवधिक अवधि पर होता है। सही बात है। विश्वास अविश्वास प्रस्ताव लाके भी किया जा सकता है और एक निश्चित समय पे कार्यकाल के बाद में जनता भी करती है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य सामंजस्य सुनिश्चित करती है। ऐसी व्यवस्था है जिसके परिचय से देश का विकास हुआ है, दक्षता के साथ अधिक व्यवस्थित है, जबकि आवश्यकता पड़ने पर अनेक मिलकर गठबंधन सरकार निर्माण कर लेते हैं। तो हमारे देश में संसदात्मक व्यवस्था के संदर्भ में सारी बातें सही हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। शासन प्रणाली है और आवश्यक गुण, यानी कैबिनेट शासन प्रणाली के लिए क्या है, अध्यक्षात्मक के लिए क्या है, संघात्मक के लिए क्या है, इसका जवाब ढूंढिएगा आप। देखो सिंपल सी बात है, सामूहिक उत्तर कैबिनेट शासन प्रणाली किसे कहते हैं? संसदीय का। तो उत्तरदायित्व की बात होती कि नहीं होती है? तो ए में 2 हो गया। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण होती है सरकार के अंगों में, इसमें 1 हो गया। संघात्मक शासन प्रणाली है, इसमें क्या होता? शक्ति विभाजन है, क्या हो गया? 4 हो गया। और एकात्मक शासन प्रणाली में क्या है? शक्तियों का केंद्रण होता है। सही बात है कि नहीं है? शक्ति पृथक्करण और शक्ति विभाजन, ये 2 चीज आपको कंफ्यूज करेंगे। शक्ति विभाजन होता है सरकार के स्तरों पे, जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इनमें शक्ति का विभाजन होता है, और शक्ति का पृथक्करण होता है सरकार के अंगों में। तो शक्ति पृथक्करण किसकी बात होगी? अध्यक्षात्मक की। और शक्ति विभाजन किसकी बात हो जाती है? शक्ति विभाजन संघात्मक की, कि संघात्मक में केंद्र राज्य होते हैं और अध्यक्षात्मक में सरकार। तो इसका उत्तर क्या आ गया? इसका उत्तर आ गया बी। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? एक लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना में निहित है। लोक कल्याणकारी राज्य में क्या निहित है? बताइए जरा, देखें आप, लोक कल्याणकारी राज्य में क्या आता है? एक पूर्ण समतावादी समाज, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व, व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति, एक ऐसी जो सामाजिक सुरक्षा और जरूरतमंद तथा विभिन्न लोगों की सहायता देने के लिए राज्य के हस्तक्षेप के साथ साथ व्यक्तिगत संपत्ति अधिकार को मिलाती है। और 36 में क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। 36 में क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो 36 क्या? देखो, कल्याणकारी का मतलब क्या है? कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है? इसमें कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना में क्या निहित है? कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना में निहित है, यानी देखो, कल्याणकारी विचारधारा 2 विचारधाराओं का मूल रूप है। एक विचारधारा कौन सी है? समाजवाद। एक विचारधारा कौन सी है? उदारवाद। तो उदारवाद में संपत्ति की बात की जाती है और समाजवाद में सार्वजनिक क्षेत्र। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। निम्नलिखित संवैधानिक उपबंधों में से कौन से भारत में राज्यों पर संघ के नियंत्रण को सुसाध्य बनाते हैं? यानी संघ के नियंत्रण के लिए कौन से उपबंध हैं? अखिल भारतीय सेवाएं, सहायता अनुदान, अंतर्राज्यीय परिषद। केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण को बात कौन से करेंगे? और केंद्र पर राज्यों का नियंत्रण की बात कौन से करेंगे? देखो, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, केंद्र कंट्रोल करता है। सहायता अनुदानों के माध्यम से भी अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर-स्टेट काउंसिल। तो अंतर्राज्यीय परिषद क्या करती है? दोनों में समन्वय स्थापित करती है।
दोनों के विवादों का समाधान करती है। तो केंद्र को नियंत्रण वाली बातें कौन सी हो जाएंगी? ये भी है, ये भी है और ये भी है, तीनों हो जाएगा। क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात मैं बताऊं आपको, हमारे केंद्र और राज्यों में प्रशासनिक संबंधों का अध्ययन हम करते हैं। तो प्रशासनिक संबंधों का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण वाले बंद हो गए, दूसरा केंद्र व राज्यों में परस्पर समन्वय वाले। तो इसमें हम कह सकते हैं कि केवल नियंत्रण की बात करेंगे ना, नियंत्रण की, तो नियंत्रण वाले ये होंगे, ये नहीं रहेगा। तो नियंत्रण वाला क्या हो गया? अखिल भारतीय सेवाएं और सहायता अनुदान। तो 1 और 2 हो गया। और समन्वय में क्या आ जाएगा? अंतर्राज्यीय परिषद। इंटर-स्टेट काउंसिल में क्या है? अंतर्राज्यीय परिषदें क्या करती हैं? इनको समन्वय स्थापित करते हैं। तो केवल नियंत्रण की बात करेंगे तो नियंत्रण में क्या आ जाएगा? 1 और 2 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए तथा निम्न की दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका कोट देखे किधर है? ये तो भारी सवाल है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसलिए हो सकता है आपको स्क्रीन पे दिखे नहीं दिखे। राज्य के उद्देश्य वे हैं जो समाज, यानी एक तरफ तो राज्य के कार्य बताए गए, दूसरा उसका स्वरूप पूछा गया है कि किस तरह का कार्य करने वाला राज्य कौन सा होता है। तो ये आपने पढ़ा होगा। और इसमें देखो राज्य के उद्देश्य के वे जो समाज के हैं, तो राज्य और समाज के उद्देश्य एक होने वाला कौन सा होगा? सर्वाधिकारवादी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा कर्तव्य, अनुशासन और बलिदान के नारे में बदल दिया गया। किसमें बदल दिया गया? नाजीवादी। व्यक्ति के कल्याण को समूह कल्याण में योगदान देना चाहिए। लोकतांत्रिक समाजवाद। और सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक उपायों से जोड़ा जाना चाहिए। गिल्ड सोशलिज्म। तो इसमें क्या उत्तर आ गया? इसमें बी आ गया। क्या आ गया? बी आ गया। 39 नंबर के अब थोड़ा सा जूम हो गया। 39 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन से एक सही सुमेलित है? फेबियन समाजवाद में क्रांति की बात की जाती, श्रम संघवाद में संसदीय लोकतंत्र, श्रेणी समाजवाद कार्यात्मक प्रतिनिधित्व, लोकतांत्रिक समाजवाद सर्वहारा वर्गीय तानाशाही। तो इसमें सही क्या आएगा? श्रम संघवाद संसदीय लोकतंत्र की बात करता है। श्रम संघवाद किसकी बात करता है? संसदीय लोकतंत्र की बात करता है। या श्रेणी समाजवाद कार्यात्मक की बात करेगा। तो इसमें सही जवाब क्या जाएगा? श्रेणी समाजवाद वाला हो जाएगा। क्यों? कार्यात्मक, कार्य के आधार पर प्रतिनिधित्व है। कार्य के आधार पर प्रतिनिधित्व है, क्योंकि समाज में अलग अलग संगठन होते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, उसके आधार पर उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इसलिए श्रेणी समाजवाद में कार्यात्मक प्रतिनिधित्व की बात की जाती है। वैकल्पिक विश्वास मत निम्न कौन सी राजनीतिक व्यवस्थाओं में से किस एक में प्रचलित है? यानी विश्वास मत, लेकिन उसका टाइप कौन सा हो गया? वैकल्पिक विश्वास मत कौन सी राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है? और वैकल्पिक विश्वास मत कहाँ लाया जाता है? जर्मनी में लाया जाता है। हमारे देश में विश्वास मत लाया जाता है, अविश्वास मत लाया जाता है, लेकिन वैकल्पिक वाला कहाँ लाया जाता है? जर्मनी में। किस देश में अनुशासित बहुदलीय पद्धति है? बहुदलीय एक तो अनुशासित रहे और एक गैर अनुशासित रहे, तो अनुशासित बहुदलीय पद्धति किसमें मिलेगी? देखो बहुदल तो है लेकिन वो अनुशासित हैं। वो कहां देख सकते हैं? हम भारत में देख सकते हैं। इकतालीस नंबर के बाद में आएगा 42। टेलर मेड संविधान किस देश के संविधान को कहा जाता है? यानी अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन किया गया। और टेलर मेड संविधान किसे कहा गया? फ्रांस के पंचम गणराज्य के संविधान को क्या कहा गया? टेलर मेड संविधान कहा गया। अध्यक्षात्मक सरकार से संबंधित टेलर मेड बताएंगे अपने हिसाब से, सुविधा के हिसाब से उसमें चीजें जोड़ना। सबसे लचीला संविधान फ्रांस का संविधान है, याद रखिएगा।
तो अध्यक्षात्मक सरकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अध्यक्षात्मक के संदर्भ में देखना गलत कथन कौन सा है। मंत्रिमंडल के सदस्य जनता के प्रतिनिधि नहीं होते, सही बात है। मंत्रिमंडल के सदस्य अपने सभी कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति, सही बात है। विधायिका ही वास्तविक कार्यकारिणी होती है, यह गलत बात है, क्योंकि विधायिका कार्यकारिणी नहीं होती। दोनों में पृथक्करण पाया जाता है ना शक्ति का, तो शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। एक एकात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय निकायों की सत्ता का स्रोत क्या है? किसके द्वारा दी जाती है? केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रदत्त की जाती है। यानी स्थानीय, देखो छोटी सी बात है, हमारे देश में संघात्मक सरकार है, होता नहीं, होती कि नहीं है। ब्रिटेन में एकात्मक सरकार है, लेकिन वहां कोई सरकार स्थानीय बनती है ना, तो उसकी शक्ति का स्रोत क्या होगा? केंद्र सरकार होगी। और हमारे शक्ति का स्रोत क्या है? संविधान के द्वारा राज्यों को शक्तियां मिलती है। तो दोनों में अंतर होता है। एक संवैधानिक व्यवस्था जिसका आधारभूत सिद्धांत, एक संवैधानिक व्यवस्था जिसका आधारभूत सिद्धांत कार्यकारिणी का विधायिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व होता है, कही जाएगी। क्या कहलाएगी? यानी कार्यपालिका व्यवस्थापिका के निरंतर उत्तरदायी होती है, तो वो क्या कहलाती है? संसदीय लोकतंत्र कहलाता है। हमारे देश में देख लो उत्तरदायित्व। निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों में कौन सा एक मंत्रिमंडल अध्यक्षता शासन प्रणाली में भेद प्रकट करता है? देखो, विधायिका और कार्यपालिका से संबंध, यानी संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कौन सा है जो दोनों में अंतर बनाता है? क्योंकि सही बात है, देखो आज हमारे देश में क्या होता है, छोटी सी बात बताऊं, कार्यपालिका है और व्यवस्थापिका है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में समन्वय पाया जाता है, कोऑर्डिनेशन पाया जाता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है। तो इसके आधार पर इसमें ये होता है। एक साथ 45 का क्वेश्चन हमने छोड़ दिया। 45 का क्वेश्चन ये है, मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित साधारणतया सत्तारूढ़ रहता है। मंत्रिमंडल किस पे कब तक रहेगा? जब तक उसे लोकप्रिय सदन, निचला सदन है, उसमें विश्वास प्राप्त रहता है, तब तक वो रहता है। अड़तालीस नंबर का, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अमेरिकी संघीय व्यवस्था में बताइए, अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, राज्यों की शक्तियां अपरिभाषित है परंतु असीमित नहीं, बहुत सही बात है। अवशिष्ट विषय राज्यों को है। सब राज्यों के अधिकार समान है और सीनेट में सभी राज्यों का, ये बात भी सही है। ये गलत हो गई, ये बात भी सही है। क्योंकि देखो, एक सिंपल सी बात बताऊं, हमारे यहां संघात्मक शासन है, 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अमेरिका में शक्ति विभाजन के संबंध में गणना व अवशेष का सिद्धांत काम करता है, जिसमें संघ के विषय परिभाषित कर दिए और जो रह गए वो राज्यों को दे दिए गए। वो अवशेष किसको दे दिए गए? राज्यों को। कौन से परिसंघीय सिद्धांत भारतीय संघ में नहीं पाए जाते? कौन से परिसंघीय सिद्धांत? राज्य, परिसंघीय और राज्य सरकारों के मध्य न्यायपालिका द्विभाजन, परिसंघीय और राज्य सरकारों के पास अपने अपने कानून और कार्यों की देखरेख करने के लिए अपने अपने कर्मचारी होते हैं। 2 ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है कोई राज्य 49 नंबर के में, कोई राज्य अपनी इच्छा से संघ से अलग होकर संघ को नष्ट नहीं कर सकता। परिसंघीय सरकार भारत संघ के मानचित्र का नए राज्यों
की रचना कर पुनरांकन कर सकता है। यानी हमारी जो संघीय व्यवस्था के अंतर की बात बताई गई है, और इसमें आपको यानी हमारी जो संघात्मक शासन प्रणाली है उसमें क्या सही उत्तर है कि नहीं पाए जाते, वो पूछा इसमें। तो देखो आपको बताऊं, कोई राज्य अपनी इच्छा से संघ से अलग होकर कोई नष्ट नहीं कर सकता, सही बात है, नहीं हो सकता ना। परिसंघीय सरकार भारत के संघ के मानचित्र का नए राज्यों में रचना कर, सही बात है, जम्मू कश्मीर का समाप्त करके किया कि नहीं किया, किया ना। अपने एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है, तो ये नहीं है। हमारे दोनों बातें, तो इसमें एक और दो हो गया, एक और दो नहीं पाया जाता, क्योंकि देखो हमारे संघ सूची के विषयों पे अलग अलग भारत सरकार के कर्मचारी होते हैं कि नहीं होते, इनके भी होते हैं। तो एक और दो, सी ऑप्शन आ गया। 49 में कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, भूतपूर्व यूएसएसआर गणराज्य जर्मनी कैंट्स, कैंट्स कहां पाया जाता है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में क्या कहा जाता है, कैंट्स कहा जाता है, तो इसमें जर्मनी वाला उत्तर गलत हो गया। एक लक्षण जो अध्यक्षीय व्यवस्था में है किंतु संसदीय व्यवस्था में नहीं, वह है वास्तविकता। वह अध्यक्षात्मक में है किंतु संसदीय में नहीं है। तो आप हमारे देश की कार्यपालिका और हम अमेरिका की बातों की तुलना करेंगे तो जो हमें पता चल जाएगा कि सिंपल सी बात है, ये नहीं है। अमेरिका में जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका होती है उसका कार्यकाल क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन हमारे यहां निश्चित नहीं होता। कौन सा एक संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं है, विधायक और कार्यपालिका मिश्रण, सही बात है। नाम मात्र का राज्य, सही बात है। सामूहिक उत्तर, निश्चित कार्यकाल। निश्चित कार्यकाल किसका गुण हो गया, अध्यक्षात्मक का गुण हो गया। तो हमारे यहाँ अध्यक्षात्मक गुण नहीं पाया जाता, यह अध्यक्षात्मक के संसदात्मक के पाए जाते, यह अध्यक्षात्मक का हो गया। निम्नलिखित किस एक शासन प्रणाली में द्वितीय सदन विधायिका का अपरिहार्य अंग है। संघात्मक में जैसे आपको बताया मैंने, भाई कौन सी शासन प्रणाली है जिसमें दूसरा सदन है वो जरूरी होता है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, संघात्मक शासन में द्विसदनात्मक व्यवस्था फिका होती है जिसमें दूसरा सदन है जिसे राज्यों का सदन भी कहा जाता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जरूरी होता है, ठीक है ना। सरल एकीकृत न्यायपालिका है, सरल और एकीकृत न्यायपालिका कहां मिलेगी बताइए। देखें, हमारे एकीकृत न्यायपालिका नाइजीरिया में, कनाडा में, अमेरिका में नहीं मिलेगी। तो अमेरिका जहां आ गया वहां गलत हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, संविधान में प्रतिपादित है, न्यायिक निर्णय से उत्पन्न किया गया, न्यायिक कार्य की प्रकृति में अंतर नहीं था, विधि के शासन के सिद्धांत की सक्रियता का प्रतिफल है। क्या इसका उत्तर सही आएगा, क्योंकि आपको पता है बी आएगा। आपने कभी सुना होगा, पढ़ा होगा, हमारे देश में भी न्यायिक पुनरावलोकन है और भारत में न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया। और आपने पढ़ा होगा अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की धारणा मार्बरी बनाम मेडिसन मामले में दी गई। किस केस में दी गई, मार्बरी बनाम मेडिसन मामले में दी गई, ठीक है ना। अगला, तो इसलिए न्यायिक व्याख्या का हो गया ना। संघात्मक राज्यों में से किसमें दूसरे सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है। तो यहां ये काट दो, भारत में नहीं होता ना। कनाडा में नहीं होता, इसमें होता है, इसमें होता है। तो क्या आ गया, ए और सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है इनमें से। भारतीय संघ, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। कनाडा का संघ, संघ से अलग होने का अधिकार। अमेरिका का संघ, दोहरी नागरिकता। सही सुमेलित है। एक और तीन हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अलग होने का अधिकार नहीं है,
ये बात सही है, हमारे तीनों सूचियां हैं और अमेरिका का संघ में दोहरी नागरिकता है, तो 1 और 3 हो गया, 1 और 3 ये आ गया। अगला सवाल जो दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों के विषय में सही है? संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों में, ये तो गलत होगा क्योंकि कार्य करने विधायक का प्रति उत्तरदायी होती, गलत बात है। दोनों में मुख्य कार्यकारी नाम मात्र का होता है, ये बात भी गलत मिलेगी। सही पूछा है, दोनों में ही कार्य करने को शासन में बने रहने के लिए विधायिका का विश्वास प्राप्त रहना है, ये भी गलत है। लेकिन ये सही है कि प्रतिनिध्यात्मक है, यानी प्रतिनिध्यात्मक है, ये जरूरी है। क्योंकि संसदीय हो चाहे अध्यक्षात्मक हो, प्रतिनिध्यात्मक तो होंगे ना, जनता का प्रतिनिधित्व तो करते हैं ना। 59 नंबर, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार कार्य करती है? नाम मात्र कार्यकारी अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति सदन की अध्यक्षता, मंत्री परिषद वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना, कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होना। ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात सही है, ये गलत है। तो 1 3 4, 1 3 4 क्या हो गया? 59 में सी उत्तर आ गया। क्यों? नाम मात्र का होता है, सही बात है। मंत्री परिषद वास्तविक होती है, सही बात है। और निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। तो 1 3 4 हो गया कि नहीं हो गया? 60 नंबर का है, कौन सा एक ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री की वर्तमान स्थिति और शक्ति को दर्शाता है? 60 नंबर में प्रधानमंत्री की वर्तमान स्थिति क्या दर्शाएगा? सरकार के गठन में, जीवन में और अवसान का केंद्र होता है, सही बात है। सरकार यानी प्रधानमंत्री वर्तमान में स्थिति और शक्ति को दर्शाता है। 61 नंबर, हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बतलाते हैं कि वह यह कहता है, यह जिस न्यायपालिका के विषय में है वह है। और 61 नंबर में आपके लिए सही जवाब अमेरिका आएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि वहां न्यायाधीश, क्योंकि संविधान सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान है और न्यायाधीशों को व्याख्या करने की शक्ति है, इसलिए ये अमेरिका के संदर्भ में कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की कार्यकारिणी को बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। कार्यकारिणी मतलब कार्यपालिका, कैसा उदाहरण है स्विट्जरलैंड कार्यपालिका? बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, 7 सदस्यीय कार्यपालिका होती है जिसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। और इसी संदर्भ में क्या कहा जाता है? कोलिजिएट की प्रकृति कहां पे पाई जाती है? स्विट्जरलैंड में पाई। कोलिजिएट यानी एक समूह है, कोलिजिएट की प्रकृति भी कहां पाई जाती है? स्विट्जरलैंड में। तो जो कार्यपालिका है वो 7 सदस्यों का समूह होता है, तो इसे कोलिजिएट कह दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत और स्विट्जरलैंड के संघवाद का समान लक्षण है? संघवाद का समान लक्षण न्यायिक पुनरावलोकन, उच्च सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व है, सभी संवैधानिक संशोधनों में इकाइयों का अधिकार, केंद्र और इकाइयों के बीच शक्ति विभाजन। क्या इसका सही उत्तर है? यानी भारत और स्विट्जरलैंड के संघवाद का समान लक्षण क्या है, बताइए। यानी हमारे देश में और स्विट्जरलैंड में क्या समानता पाई जाती है? न्यायिक पुनरावलोकन। क्या पाई जाती है? न्यायिक पुनरावलोकन की समानता पाई जाती है हमारे और दोनों में। और बाकी में समानता नहीं है, क्योंकि ये भी नहीं है हमारे, सभी में ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। शक्ति विभाजन तो है,
65 हमारे 7वें अनुसूची की गई है, वहां पे 7वें अनुसूची जैसा कोई प्रावधान नहीं है। सूची 1 है संघ और संशोधन की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 65 में यानी किस देश में संशोधन की प्रक्रिया कैसे है, तो यूएसए का उदाहरण है। और इधर 65 का थोड़ा सा आगे अगले पेज में गए, तो थोड़ा सा का आपको इस क्वेश्चन में सुविधा होगी, लेकिन वैसे मैं बता देता हूं 65 नंबर का क्या आएगा। 65 नंबर का आपके लिए सही जवाब है, जो पेज के इधर कट गया था, डी आएगा, टिक लगा लेना। यानी अमेरिका है, अमेरिका में इकाइयों को संवैधानिक पहल करने की कोई शक्ति नहीं है। बी में भारत में क्या है, सॉरी हमारे देश में कोई पहल करने की शक्ति नहीं है। अमेरिका में 4 हो गया, ये 3 हो गया, स्विट्जरलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया, 2 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 65 में डी आ गया, जो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, स्टेबल अब हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, निम्न कौन सा एक सही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दोनों सदनों ही के संघों में संगठित आयोग पृथक संविधान है। तो भारत के यानी सत्य कथन पूछा है, ये तो गलत है, पृथक संविधान नहीं है। भारत और दोनों ही संघों में अवशेष शक्तियां केंद्र में निहित है, ये बात भी गलत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अवशेष शक्ति किसके पास है, राज्यों के पास है। ये सही है, ये गलत है। तो इसमें दोनों में समान क्या बात है, सी है, बाकी असमान है, क्योंकि वहां राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त नहीं होता, हमारे तो होता है। 67 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षण भारत और कनाडा दोनों में समान है। केंद्र और इकाइयों के बीच शक्ति विभाजन, केंद्र के पास सबसे शक्ति प्राप्त होना, नाममात्र की वास्तविक कार्यपालिका विद्यमान होना। ये खूब सिंपल सा, खूब पढ़ा है, सिंपल सा सवाल है। और इसमें कौन कौन सी विद्यमान है, इसमें ये गलत है, तो 1 और 2 बी हो गया। हमारे ब्रिटिश के समान नाममात्र की वास्तविक कार्यपालिका की बात पाई जाती है। कौन सा समान लक्षण भारत और अमेरिका के संघवाद के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे अभी कनाडा के साथ जोड़ा हमने, अब भारत और अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। इनमें से देखो 68 नंबर के क्वेश्चन में क्या उत्तर सही आएगा कि क्या दोनों में मिले हुए हैं। संविधान में समवर्ती सूची पाई जाना, गलत बात है, ये वहां पे नहीं पाई जाती। समवर्ती सूची हमारे देश में पाई जाती है, अमेरिका में नहीं। लिखित संविधान, केंद्र राज्यों के बीच शक्ति विभाजन, राज्यों के पास अवशेष शक्तियां होना। तो राज्यों के पास अवशेष शक्ति होना, केंद्र राज्य लिखित संविधान पाया जाता है, केंद्र राज्यों के शक्ति विभाजन पाया जाता है। राज्यों के पास ये भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास केंद्र में है। तो समान लक्षण कौन से हो गए, 2 और 3। तो इसमें क्या उत्तर आ गया, सी आ गया। तो 68 में उत्तर सही क्या हो गया, सी हो गया, 2 और 3। 69 में संघ शासनों में किन में अवशेष शक्तियां केंद्र में निहित हैं। वेरी गुड, हमारे देश में है। अमेरिका ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो ये आ गया ए। 69 में ए हो गया, क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में अवशेष शक्तियां राज्यों को दी गई हैं। किसको दी गई हैं, राज्यों को दी गई हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से भिन्न है, यानी क्या शक्ति नहीं है। संविधान के संरक्षण की भूमिका सही बात है, सलाहकार की भूमिका, हमारे देश में राष्ट्रपति को सलाह देने की बात है, लेकिन अमेरिका में नहीं है। तो यही हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देश की न्यायिक क्षेत्र में सत्ताधारी की भूमिका में अपने रिट अधिकार क्षेत्र। देखो 70 नंबर के क्वेश्चन में बी आ जाएगा। सलाहकार के क्षेत्र में दोनों में असमानता है,
तो 70 नंबर के में क्या जाएगा, 70 में बी कर देना आप, वो उस साइड में चला गया। युद्धोत्तर काल में मंत्रिमंडलीय सरकार का परिवर्तन निम्न किस रूप में हुआ? प्रधानमंत्री सरकार। ब्रिटेन के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है प्रधानमंत्री की भूमिका ज्यादा बढ़ने लग गई, तो प्रधानमंत्री सरकार के रूप में युद्धोत्तर काल में मंत्रिमंडलीय सरकार की भूमिका कैसे हो जाती है, क्योंकि पीएम की मुख्य कार्यकारी अधिकारी वही होता है, तो इसलिए उस चीज में कन्वर्ट हो जाता है। निम्नलिखित कौन सा वक्तव्य गलत है? संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है परंतु अध्यक्ष सरकार का नेता होता है। यानी संसदीय प्रणाली और देशात्मक प्रणाली की थीम अगर आप समझते हो तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि गलत कथन, ये बात सही है, ये बात भी सही है, ये बात गलत है, क्योंकि पृथक्करण नहीं पाया जाता, समन्वय पाया जाता। क्या पाया जाता है? समन्वय। तो ये तीनों सही है और गलत कथन कौन सा हो गया? गलत सी हो गया। तो ए, बी और डी तो सही हो गए और गलत सी हो गया, तो इसका उत्तर क्या आ गया? 72 का उत्तर सी आ गया। तो 72 में क्या आ गया? सी आ गया। मंत्रिमंडलीय शासन 73 में मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली का अर्थ है, मंत्रिमंडलीय शासन, संसदीय शासन, कैबिनेट शासन, मंत्रिमंडलीय शासन, ये एक ही शासन प्रणाली का नाम है। और मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली जिसमें एक समूह होता है जो सरकार की नीतियों पर सामूहिक रूप से निर्णय लेता है और जो संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होता है। तो कैबिनेट को ही मंत्रिमंडल कहा जाता है और संसदीय शासन प्रणाली में कैबिनेट की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ऐसा आपने सुना होगा। कौन से तरीके से अल्पमतों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकता है? कहने का मतलब कोई देश है अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अपनाया जाता है तरीका? देखो सिंपल सी बात है, ये तो नहीं है फर्स्ट पास द पोस्ट, प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी नहीं है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से और संचयी मत व्यवस्था के माध्यम से क्या होता है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सकता है, उनके अधिकारों की सुरक्षा की जा सकती है। तो इसका जवाब क्या हो गया? 1 और 4 आ गया। ठीक है ना। आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण कौन करेगा? परिसीमन। परिसीमन किया जाता है ना, तो परिसीमन आयोग करता है। कौन करता है? परिसीमन आयोग। वैसे ये कार्य किसका है? भारत के निर्वाचन आयोग का, लेकिन ये काम करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, तो इसमें परिसीमन आयोग आ गया। क्षेत्र नंबर में कौन सा ऐसा देश जहां संघ सरकार द्वारा राज्यों को संसाधनों का हस्तांतरण करने की अपेक्षा के विषय में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं किया गया? ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं किया गया। ऑस्ट्रेलिया में राज्यों को संसाधनों का जैसे वित्तीय विभाजन किया गया, हमारे देश में ऐसा ऑस्ट्रेलिया में संसाधनों का हस्तांतरण करने की कोई प्रावधान नहीं किया। यूनाइटेड किंगडम में विधि के शासन में कौन सी गंभीर सीमा है? यानी हमारे देश में भी विधि का शासन है, ब्रिटेन में विधि का शासन, जो विधि का शासन का जनक कौन? एवी डाइसी। कहां के विचारक थे? ब्रिटेन के विचारक थे। तो विधि के शासन की सीमा क्या है ब्रिटेन में, और विधि के शासन की सीमा क्या है? संसद की सर्वोच्चता। वहां संसद की सर्वोच्चता पाई जाती है, उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। संसद जो डिसाइड कर देगी वो ही हो जाएगा। इसलिए डी लोमे नामक विचारक ने ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता के बारे में कहा है कि वह महिला को पुरुष व पुरुष को महिला नहीं बना सकती, बाकी ज्यादा शक्तिशाली है वो। तो कौन से निम्न में किसके सदस्यों के निर्वाचन में एक सा तरीका नहीं अपनाया जाता? निर्वाचन में एक समान तरीका नहीं अपनाया जाता। किसके निर्वाचन में? कनाडा की सीनेट में। जैसे हमारे छोटा सा कभी आपने सुना होगा विधान परिषद होती है राज्यों में, तो विधान परिषद के सदस्य अलग अलग तरीके से चुने जाते हैं कि नहीं चुने जाते? तो ऐसे ही कनाडा की सीनेट में सभी सदस्यों का एक समान तरीका नहीं अपनाया जाता। 4 देशों के संघात्मक संविधान का निर्माण का कालानुक्रम बताइए कि इनका संघ का निर्माण की कालानुक्रम निम्न देशों के, कि किस किस देश का सबसे पहले संघ बना, किसका बाद में बना, इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहले अमेरिका, फिर स्विट्जरलैंड,
फिर कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया। समझ गए ना? नहीं, यही है, एक क्रम है। सबसे पहले अमेरिका बना, फिर स्विट्जरलैंड बना, फिर कनाडा बना, फिर ऑस्ट्रेलिया बना। हमारा भारत तो सबके लास्ट में बना था। अध्यक्षात्मक शासन और संसदीय शासन प्रणाली के पारस्परिक संलयन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणाली दोनों का मिक्स रूप किसमें देखने को मिलेगा? फ्रांस में देखने को मिलेगा। वे कौन से देश हैं जहां संविधान संशोधन की प्रक्रिया में जनता को प्रत्यक्ष रूप से सहभागी बनाए गए? यानी संविधान संशोधन करने हैं तो उसमें जनता का भी योगदान होता है। ये कौन से देश में ऐसा पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में और स्विट्जरलैंड में संविधान संशोधन के लिए जनता की राय ली जाती है, जनता की भूमिका होती है। संसदीय सरकार का सफलतापूर्वक कार्य करना निर्भर करता है। संसदीय सरकार का सफलतापूर्वक कार्य करना निर्भर होता है, किस पे निर्भर होता है? कि सही तरीके से काम कब कर पाएगी संसदीय सरकार? दो दलीय प्रणाली होगी, द्विदलीय, क्योंकि बहुदलीय होगी तो क्या हो जाता है? क्योंकि उस सरकार में अस्थायित्व हो जाता है, एक सत्ता में रहे एक विपक्ष में रहे, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया जा सकता है। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत विधानमंडल के मंच पर किसी मंत्री के प्रस्ताव के पराजित हो जाने का मतलब क्या है? अगर संसदीय सरकार में कोई प्रस्ताव पराजित हो गया, इसका मतलब संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होगा। क्या करना होगा? संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होगा। इसीलिए कहा जाता है ना, सामूहिक उत्तरदायित्व, एक साथ डूबते हैं एक साथ तैरते हैं, इस सिद्धांत पे कार्य करते ही है। एक साथ डूबना, एक साथ तैरना। निम्नलिखित में से किस देश को संघ नहीं अपितु परिसंघ माना जाता है? परिसंघ, फेडरेशन ऑफ द स्टेट। स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, किसको माना जाता है? स्विट्जरलैंड को परिसंघ कहा जाता है, क्योंकि राज्यों को अलग शक्तियां है हमारे से। 85 निम्न कौन से संघीय सिद्धांत भारतीय संघ व्यवस्था में नहीं पाए जाते? हमारी व्यवस्था में कौन से नहीं पाए जाते? संसद के उच्च सदन में सदस्य राज्य समान, ये गलत, नहीं पाया जाता। संघीय स्तर पर द्विसदनीय पाया जाता है। सदस्य राज्यों में निवास करने वाले लोगों की दोहरी नागरिकता नहीं पाया जाता। स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायालय पर तो 1 और 3 नहीं पाए जाते। 85 में डी आ गया, तो 85 में 1 और 3 हो गया जो नहीं पाए जाते। संरक्षणदायी नौकरशाही का परंपरागत घर कौन है? संरक्षणात्मक नौकरशाही का परंपरागत किसे कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को, जिसे स्पॉइल सिस्टम भी कहते हैं नौकरशाही का। स्पॉइल सिस्टम संरक्षणात्मक का मतलब यह है कि वहां जो कर्मचारी, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति, जो मंत्री होते हैं जिन्हें सचिव कहा जाता है, वो राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत रहते हैं। वो किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं? राष्ट्रपति के, और अपनी मर्जी से उनको चुनता है, इसलिए वहां संरक्षणशाही नौकरशाही कहा जाता है। 87 नंबर का क्वेश्चन। आजकल संयुक्त राज्य अमेरिका का सीनेट विश्व के समस्त उच्च सदनों में सर्वाधिक शक्तिशाली है। इस कथन के प्रकाशन में से कौन सा अप्रासंगिक है? यानी दुनिया का सबसे शक्तिशाली सदन कहा जाता है, तो कौन सा सही सेट नहीं होता? ये प्रतिनिधि सदन की शक्तियां सीनेट के द्वारा कम की जा सकती, यह सेट नहीं हो रहा। बाकी सारे हैं, इसलिए उसको दुनिया का शक्तिशाली सदन कहा जाता है। तो क्योंकि प्रतिनिधि सदन की शक्तियां सीनेट के द्वारा कम की जा सकती है, बात गलत है। 88 कौन सा कथन ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति को सही रूप से वर्णित करता है? यानी ब्रिटेन का पीएम है, उसके संदर्भ में सही कथन कौन सा है? वह कैबिनेट का निर्णायक स्वामी होता है। सही बात है कि मंत्रियों का चयन करना, विभागों का बंटवारा करना सारा है, सही स्थिति है। समका कुसुम प्रथा ये चीजें हैं, लेकिन सही क्या है? कैबिनेट का निर्णायक स्वामी वो होता है। फ्रांस के राष्ट्रपति के संदर्भ में कथनों कौन सा कथन सही है? फ्रांस का राष्ट्रपति है, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल का परामर्श मानना पड़ता है। मत बराबर होने की दिशा में राष्ट्रपति का निर्णायक मत होता है।
राष्ट्रपति का सशक्त कार्यपालिका प्राधिकार रोक और संतुलन की व्यवस्था द्वारा सीमित हो जाता है। जिन्हें वह अत्यावश्यक मानता है उन क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन भी करता है और सत्ता भी भोगता है। डी सही हो जाएगा फ्रांस के राष्ट्रपति के संदर्भ में, बाकी सही नहीं है। किसका अनुसरण करते हुए भारत का संविधान राज्यों का संघ शब्दावली का प्रयोग करता है? कनाडा। यूनियन ऑफ द स्टेट, हमारे संघ में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया और यूनियन शब्द कनाडा के संविधान से लिया गया। तो 90 नंबर के क्वेश्चन में क्या आ गया? कनाडा आ गया। अमेरिका का उच्चतम न्यायालय विधानमंडल का तृतीय सदन है, लोस्की ने कहा। उच्चतम न्यायालय को विधानमंडल का तृतीय सदन बनाने वाली शक्ति है कि ऐसी क्या शक्ति है उसके पास, उसको तृतीय सदन कहा गया, और वो है न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या करता है। वो व्याख्या करने का लोस्की ने उसे न्याय तृतीय सदन कहा है, जो पहले भी क्वेश्चन दिया था आपको। 92 में संयुक्त राज्य अमेरिका का नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जब पद धारण करता तो वह तारीख होती है, तो कौन सी तारीख को पद ग्रहण करता है? उसके निर्वाचन के बाद 20 जनवरी को, और ऐसा संशोधन किया गया था 20वां, जो आपको बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का मसौदा बनाने के लिए मई 1700 से जिस संविधान सभा का आयोजन किया गया था उसे कहा जाता है फिलाडेल्फिया सम्मेलन। क्या कहा जाता है? फिलाडेल्फिया सम्मेलन कहा जाता है, कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा क्या किया गया था? उनके संविधान का निर्माण किया गया था। निम्न में से किन विषयों में भारत की संघीय व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया की संघीय व्यवस्था से भिन्न है? भाई हमारी जो संघात्मक व्यवस्था है ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक कैसे भिन्न है? तो संघीय विधानमंडल के उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व, सही बात है, इस आधार पर भिन्न मिलेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में समान मिलेंगे, हमारे यहां समान नहीं मिलेंगे। दूसरा आधार क्या है? अवशिष्ट शक्तियां, ये भी अंतर है। अवशिष्ट शक्तियां भारत में केंद्र को दी गई हैं, ऑस्ट्रेलिया में राज्यों को दी गई हैं। तीसरा है संघ में शामिल होने वाली संगठन इकाइयों के लिए पृथक लिखित संविधान का होना और लिखित संविधान का होना। तो हमारा संविधान और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में भिन्नता किन किन आधारों पे होगी? भिन्नता 3 आधारों पे होगी। डी समानता है, तो 1 2 3 तीनों आधारों पे भिन्नता है। हमारे यहाँ इकाइयों का अलग से संविधान नहीं है। 95 नंबर का क्वेश्चन जो कहता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली के विषय में कौन सा सत्य है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। सही बात है, ये बात गलत है, तो ये बात सही है, बाकी सारी गलत है। अमेरिका के संदर्भ में बाकी सारी बातें गलत हैं, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अध्यक्षात्मक शासन में निम्नलिखित में से कौन सही है? मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, मंत्री व्यवस्थापिका की कार्यवाही में भाग लेते हैं, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, पद पर रहते हैं। कौन सा इसका सही है? 96 में सही बात है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं 96 में। 97 है, निम्न में कौन सा एक सत्य है? संविधान एवं संवैधानिक शासन एक ही है। 97 में कौन सा सही आएगा? संवैधानिक सरकार स्वेच्छाचारी शासन का विलोम होती है, सही बात है, इसका विलोम रहेगी, क्योंकि स्वेच्छाचारी मनमर्जी से कहेगा। संवैधानिक सरकार वो होती है जो संविधान के द्वारा सीमित होती है, संविधान के द्वारा संचालित होती है, तो वो संवैधानिक सरकार होती है। स्वेच्छाचारी अपनी मर्जी से करते हैं। संसदीय सरकार को गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, जिसका अभिप्राय है गोपनीयता का सिद्धांत क्या है? संसदात्मक में गोपनीयता की शपथ भी ली जाती है, तो ये पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं ना मंत्री, तो इसका मतलब यही होता है कि वो उनके संबंधित सूचनाओं को उजागर नहीं करेंगे। किन मामलों में अमेरिकी संघीय व्यवस्था भारतीय संघात्मक व्यवस्था के समान है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति विभाजन का तरीका अमेरिका और भारतीय संघ व्यवस्था के समान है। दोनों की बात बताएगी। अब की बार अमेरिका और भारत की समानता की बात है कि दोनों में क्या है, दोनों में शक्ति विभाजन का ये भी बात गलत है, क्योंकि हमारे देश में
केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। नए राज्यों के निर्माण, ये भी गलत बात है। वह हमारे यहाँ केंद्र सरकार अपनी मर्जी से कर सकती है और न्याय पालिका, ये बात सही है। संघीय विधान उत्सदन, ये भी गलत है क्योंकि वहां समान है, हमारे अलग है, तो केवल सी आ गया। तो इसके आधार पर दोनों में समानता है, बाकी असमानता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की संघ व्यवस्था में किस राज्य के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण किया जाता है? यानी कौन कर सकता है? कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा, सीनेट के द्वारा, संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस द्वारा और राष्ट्रपति के द्वारा। तो नए राज्यों का निर्माण करने की क्या है? संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस के द्वारा। तो सी इसमें आ जाएगा। 101 में कथनों पर विचार कीजिए। 243 डी आरक्षण की बात बताई गई है तथा एक तय स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। पंचायतों में आरक्षण की 243 में SC ST और महिलाओं को दिया गया है, सही बात है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या कम से कम 1/3 स्थान, ये बात भी सही है ना। आरक्षण में आरक्षण SC ST का आरक्षित SC ST के लिए आरक्षित स्थान है, उनमें से 1/3 SC ST की महिलाओं के लिए होंगी और प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 पद स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे। 1 2 3 और इसमें कौन कौन सा सही है? क्योंकि SC ST के लिए जो आरक्षण है उनमें से आरक्षित स्थान की कुल संख्या कम से कम 1/3 इसमें होंगी। तो इसमें क्या हो गया? 1 2 3 तीनों सही हो गए। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की बात, इसने भी यह है, इसे भी गलत है, ये भी गलत है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। राजमन्नार समिति, सरकारी आयोग, काका कालेलकर आयोग। और विषय राजमन्नार आयोग का संबंध किसके लिए किया गया था? देखो, पिछड़े वर्गों के लिए क्या किया गया? काका कालेलकर। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए, और राजमन्नार समिति का अध्ययन किस लिए किया गया? प्रशासनिक सुधार के लिए किया गया। 3 4 1। ए में 3 हो गया, समझ गए ना। बी में 4 हो गया और सी में ये हो गया। तो बी उत्तर इसका आ गया। क्या उत्तर आ गया? बी। देखो, काका कालेलकर 1953 में बना था, राजमन्नार समिति 1969 में बनी, सरकारी आयोग 1983 में बना था। 104 नंबर का क्वेश्चन है जिसका जवाब है विघटन के पश्चात निर्वाचित पंचायत पूर्ण अवधि तक काम नहीं करती परंतु शेष अवधि तक ही काम करेंगी। सही बात है। पंचायतें जाति जनजाति महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है परंतु पिछड़े नारों के लिए नहीं। 104 में क्या हो गया? सी आ गया। ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नहीं दिया गया, तो बात सही होगी। तो 104 में क्या आ गया? एक और भी दोनों आ गया। 105 में किस समिति आयोग की स्थानीय वित्त आयोग के निर्माण का सुझाव दिया गया? यानी किस समिति ने कहा कि वित्त आयोग के निर्माण का सुझाव दिया गया? अशोक मेहता समिति ने। किस समिति ने दिया? अशोक मेहता समिति मोरारजी देसाई के सरकार के काल में बनाई गई थी पंचायतों के अध्ययन के लिए, और जिसने पंचायतों में आरक्षण की बात भी कही। शाबाश। ये सिंपल सा सवाल है कि किस अनुच्छेद के तहत SC ST को आरक्षण दिया गया है? अनुच्छेद 243 डी के तहत दिया गया है। और याद रखना, पंचायतों में SC ST को आरक्षण अशोक मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर दिया गया था। तो ये भी याद रख लेना किस समिति की सिफारिश दी। 107 नंबर में 73वें संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन? विचार कीजिए, ये कौन से में से सही आएगा? 107 के संदर्भ में, यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल है, वो वित्त आयोग का गठन करेगा। बात सही है। भारत के संविधान 243 के में पंचायतों के लिए कराए गए जा रहे सभी निर्वाचन। शाबाश। ये निर्वाचन आयोग की बात के में कही गई है, वित्त आयोग की बात आई में कही गई है। तो 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है इसमें, जिसमें ये बातें बताई गई हैं। वर्तमान में राजस्थान में वित्त आयोग भी है और निर्वाचन आयोग भी है।
1989 में 64वां और 65वां विधेयक पारित हो पाए तथा संशोधन उस समय लागू नहीं हो सका क्योंकि लोकसभा भंग कर दी गई थी। लोकसभा भंग होने के कारण विधेयक समाप्त हो गया था। तो लोकसभा भंग हो गई, उस कारण से क्या हो गया, विधेयक समाप्त हो गया। और आपको पता है कोई विधेयक जो लोकसभा से प्रारंभ हुआ है और लोकसभा के विघटन के साथ विधेयक समाप्त हो जाता है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में गांव, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा अपनाया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थानीय शासन राज्य सरकार से प्राधिकार प्राप्त करती उसके अधीनस्थ होता है। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची के विषय में राज्य सूची का विषय है। आपने सुना होगा 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में जो विषय है वो राज्य सरकारें पंचायतों को देती हैं जब जाके काम करते हैं। कामराज योजना थी 1963 में। कामराज योजना क्यों निरूपित की गई थी? कामराज योजना आपने सुना होगा क्योंकि मद्रास के तत्कालीन मुख्यमंत्री था जिसके द्वारा वरिष्ठ मंत्रीगण को सरकार छोड़कर दल के कार्यकलाप में कार्य करने के लिए कहा गया। तो इससे संबंधित कामराज योजना थी जो 1963 में आई थी। एक 112 नंबर का, भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम 301 में अनुच्छेद में ये के उपबंधों के बारे में सही कथनों पर विचार कीजिए। व्यापार वाणिज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही बात है, निर्बंधन लगा सकती है। ये बात गलत है, ये बात भी सही है और ये बात गलत है। तो इसमें 1 और 3 सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? 1 और 3 सही, यानी सी आ जाएगा 112 में। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण कौन करता है? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29(a) के तहत किसको है? निर्वाचन आयोग का। तो ये इसके तहत किया जाता है। कथनों प्रतियोगी नीति विधि पर गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष था कौन? प्रतियोगिता नीति यानी 114 के तहत जो गठित किया गया। ये पुराना क्वेश्चन है, BS राघवन था, तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे आ गया। ये 115 में समिति है, यानी 115 में आयोग, समितियां और विषय है। के संतानम समिति किस लिए बनी? साहा आयोग किसने बना? SR दास आयोग किस लिए बनाया गया? और NN बोहरा समिति किस लिए बनाई गई? तो आपको इनके विषय वस्तु के आधार पर आपको सुमेलित करना है। देखो, के संतानम समिति भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए है। साहा आयोग बना राजनीतिक अपराधीकरण करने रोकने के लिए। SR दास आयोग बना प्रताप सिंह कैरों के खिलाफ आरोप किया गया था और ये किया गया साहा आयोग आपातकाल के लिए किया गया था ना 1977 में, जब भ्रष्टाचार आपातकाल समाप्त हुआ था, मोरारजी सरकार बनी थी तो साहा कमीशन बनाया था। तो ए इसमें उत्तर आ गया। 116 में क्या आ गया? ए आ गया। 116 वित्त आयोग के सदस्यों के लिए योग्यताएं। तो वित्त आयोग का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता है? तो संविधान में सब बताए नहीं, तो संसद ऐसी योग्यता का प्रावधान कर सकती है। तो बी आ जाए 116 में, संसद के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। 117 में संविधान के अनुच्छेद 368 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यानी अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया उसके संबंध में क्या बताया गया है? 2 सदनों के बीच। देखो, संविधान संशोधन विधेयक पे संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, तो पहला गलत हो गया। संविधान संशोधन विधेयक पे अनुमति देना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, सही बात है। ऐसा 24वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये भी सही है। 7वें संशोधन के लिए राज्यों की सहमति जरूरी है। तो 2 और 3 सही आ गया, इसमें 2 और 3 सी आ गया।
117 में सी आ गया, क्यों लोकसभा से लाया जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 118 24वां संशोधन, 39वां संशोधन, 42वां संशोधन और 17वां, कौन सा सही सुमेलित है? ये बात भी सही है, 24वें संशोधन ऐसा किया गया। 39वें संशोधन, ये बात भी सही है, ये गलत है, ये बात भी गलत है। दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया, राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। तो 1 और 2 सही हो गए 118 में। 118 में क्या सही हो गया? 1 और 2, तो बी आ गया। 119 में धर्म की स्वतंत्रता अधिकार क्षेत्र कथनों पर विचार कीजिए। 119 में धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में राज्य धार्मिक वर्ग जुड़े हुए आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक अन्य धार्मिक कार्य विनम्र कर सकता है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की सार्वजनिक व्यवस्था सही नहीं है, गलत बात। ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी सही है, ये नहीं है। तो उसका उत्तर क्या हो गया? डी आ गया। 119 में डी आ गया। बाकी तीनों बातें हमारे धार्मिक स्वतंत्रता में आती हैं। और 120 में है यानी सुंगलू समिति का गठन कब किया गया था? और इसका उत्तर आ जाता है बी, यानी राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के लिए किया गया था। तो इस तरीके से हमारा पेपर था ये 12वें नंबर का। टेस्ट सीरीज 2022 में 12वें नंबर का टेस्ट था ये, और इस टेस्ट की व्याख्या हमने की, इस टेस्ट के आंसर की हमने लगवाई। टॉपिक का नाम था सरकार के अंग। अंग में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, साथ ही संसदात्मक के, अध्यक्षात्मक के क्वेश्चन भी दिए गए थे। तो आशा करता हूं आपको फायदा मिला होगा। फिर भी कोई डाउट हो, फिर भी कोई आपत्ति हो तो आप अपनी आपत्ति दे दीजिएगा, हम उसका समाधान करेंगे। तो धन्यवाद।